नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्तीन 18 पर। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को हिंदी वर्णमाला में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि पिछले कई परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं और इन प्रश्नों की दोस्तों आने वाले परीक्षाओं में आने की पूरी संभावना भी बनी है। चलिए शुरुआत करते हैं हिंदी वर्णमाला के पहले प्रश्न के बारे में। तो क्या कह रहा है हमारा पहला प्रश्न, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? पहला ऑप्शन उसे वर्ण कहते हैं, दूसरा ऑप्शन उसे अक्षर कहते हैं, तीसरा ऑप्शन उसे स्वर कहते हैं या चौथा ऑप्शन उसे व्यंजन कहते हैं। तो दोस्तों, हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के, मतलब जिसका कोई अवरोध ना हो, जिसका कोई विरोध ना हो, अर्थात जो स्वतंत्र हो वो हमारे दोस्तों स्वर कहलाते हैं। स्वर की एक परिभाषा भी है, वे ध्वनियां जो स्वतंत्र रूप से बोली जाती हैं हमारी स्वर कहलाती हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु का प्रवाह रुककर या घर्षण के साथ निकलता है उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन दोस्तों वर्ण, दूसरा ऑप्शन अक्षर, तीसरा ऑप्शन स्वर, चौथा ऑप्शन व्यंजन। तो दोस्तों, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु का प्रवाह रुककर या घर्षण के साथ निकलता है उसे दोस्तों हम व्यंजन कहते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न कि एक या अनेक अक्षरों के मेल से जो सार्थक इकाई बनती है वह है। पहला ऑप्शन वर्ण, दूसरा ऑप्शन अक्षर, तीसरा ऑप्शन वाक्य, चौथा ऑप्शन शब्द। तो दोस्तों, एक या अनेक अक्षरों के मेल से, जैसे मान लिया पहला अक्षर जैसे रा है और दूसरा अक्षर माँ है, तो दो अक्षरों के मेल से जो सार्थक इकाई बन रही है ये राम, इसे दोस्तों हम शब्द कहते हैं। तो एक या अनेक अक्षरों के मेल से जो सार्थक इकाई बनती है उसे हम दोस्तों शब्द कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, वर्ण किसे कहते हैं? शब्दों को, शब्द समूह को, या फिर ध्वनि को, या फिर अखंडित शब्द को? तो दोस्तों, वर्ण हम ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्ण की परिभाषा भी होती है, वर्ण भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई या मूल ध्वनि है जिसका खंड नहीं किया जा सकता, वो हमारी दोस्तों वर्ण कहलाती है। तो वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण ध्वनि को वर्ण कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न, हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाती हैं? पहला ऑप्शन है दोस्तों स्वर, दूसरा ऑप्शन दोस्तों व्यंजन, तीसरा ऑप्शन दोस्तों वर्ण, चौथा ऑप्शन दोस्तों अक्षर। तो हिंदी भाषा में वह ध्वनियाँ कौन सी हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाती हैं, वो दोस्तों हमारी व्यंजन कहलाती हैं। व्यंजन की परिभाषा भी होती है, वे ध्वनियाँ जो स्वरों की सहायता से बोली जाती हैं या फिर दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली जाती हैं, वो हमारी दोस्तों व्यंजन कहलाती हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? पहला ऑप्शन 10, दूसरा ऑप्शन 11, तीसरा ऑप्शन 12 और चौथा ऑप्शन दिया गया है दोस्तों 13। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या 11 होती है। कौन कौन से दोस्तों 11 होते हैं? छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, ओ और दोस्तों औ। ये जो हमारे 11 स्वर हैं ये हमारे स्वरों की कुल संख्या होती है। छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, ओ, ये 11 संख्या हमारी
स्वरों की होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो क्या कह रहा है दोस्तों हमारा अगला प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में उच्चारण की दृष्टि से स्वर कितने प्रकार के होते हैं? पहला ऑप्शन 10, दूसरा ऑप्शन 11, तीसरा ऑप्शन 12 और चौथा ऑप्शन दिया गया है 13। तो दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, जो एक ऋषि शब्द है जो कि उच्चारण की दृष्टि से स्वर नहीं है लेकिन लिखने की दृष्टि से स्वर की श्रेणी में रखते हैं। तो दोस्तों स्वरों की कुल संख्या 11 होती है, लेकिन ऋषि एक उच्चारण की दृष्टि से स्वर नहीं है, इसलिए 11 में से एक हट जाएगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों 10। अगर आप लोगों से सीधे सीधे पेपर में पूछ लिया जाता है कि स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है, तो वहां पर दोस्तों आप 11 लगाएंगे। अगर उच्चारण की दृष्टि से स्वर पूछ लिए जाएं तो वहां पर दोस्तों आप 10 लगाएंगे। इसी के साथ यह प्रश्न समाप्त होता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न, वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्द समूह को, वर्ण समूह को, या शब्द गणना को, या वर्णों के व्यवस्थित समूह को? तो दोस्तों वर्णमाला हम वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कैसा व्यवस्थित समूह होता है। जैसे का के बाद खा आता है और खा के बाद गा आता है, यही दोस्तों व्यवस्थित समूह होता है जो कि वर्णमाला होती है। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो क्या कह रहा है हमारा दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि है? पहला ऑप्शन ला, दूसरा ऑप्शन रा, तीसरा ऑप्शन सा दिया गया है, चौथा ऑप्शन फा। तो मैंने दोस्तों पिछले वीडियो में आप लोगों को स्पर्श व्यंजन पढ़ाए थे। तो क्या होते थे हमारे स्पर्श व्यंजन? 25 होते थे, का, खा, गा, घा और अंघा। चा, छा, जा, झा और इया। टा, ठा, डा, ढा और ड़ा। ता, था, दा, धा और ना। पा, फा, बा, भा और मा। दोस्तों ये जो हमारे 25 थे, ये हमारे दोस्तों स्पर्श व्यंजन कहलाते थे। जो दोस्तों ये का वर्ग का था, ये हमारे दोस्तों कंठ से उच्चारित होते थे। जो चा वर्ग था, ये दोस्तों हमारे तालव से तालु से उच्चारित होते थे। जो दोस्तों ये टा वर्ग थे, ये हमारे मूर्धन से होते थे, मतलब जीवा से होते थे। जो दोस्तों ये ता वर्ग थे, ये दंत से होते थे। और उसी प्रकार जो पा वर्ग हैं, ये दोस्तों हमारे ओष्ठ से उच्चारित होते थे, या इन्हें ओष्ठ ध्वनि कहते थे। तो पा, फा, बा, भा और मा, ये हमारी दोस्तों ओष्ठ ध्वनि होती हैं। तो ऑप्शन कौन सा दिया गया है दोस्तों? फा नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, फा ओष्ठ ध्वनि है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो क्या कह रहा है हमारा दोस्तों अगला प्रश्न, वोवेल को हिंदी में क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन अक्षर, दूसरा ऑप्शन व्यंजन, तीसरा ऑप्शन दोस्तों स्वर, चौथा ऑप्शन संवृत। तो वोवेल को हिंदी में दोस्तों स्वर। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो क्या कह रहा है दोस्तों हमारा अगला प्रश्न, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन अनुस्वार, दूसरा ऑप्शन अयोगवा, तीसरा ऑप्शन अंतस्थ, चौथा ऑप्शन अकारांत। तो दोस्तों जिन शब्दों के अंत में आ आता है उसे हम दोस्तों अकारांत कहते हैं। ऑप्शन इसका चौथा सही हो जाएगा। चौथे का मतलब ये होता है जो आ कहाँ पे आए? रांत में, मतलब अंत में अगर आ आए तो उसे हम दोस्तों अकारांत कहते हैं। चलते बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो क्या कह रहा है हमारा दोस्तों अगला प्रश्न, कौन स्वर नहीं है? ऑप्शन आ, ऑप्शन ऊ, ऑप्शन ए, ऑप्शन बा। तो दोस्तों अभी मैंने आप लोगों को स्वर बताए, आ भी होता है स्वर, ए भी स्वर होता है और ऊ भी स्वर होता है, लेकिन बी बा हमारा यहाँ पर स्वर नहीं है जो कि व्यंजन होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, कौन सा स्वर नहीं है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो क्या कह रहा है दोस्तों हमारा अगला प्रश्न, भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? शब्द को, व्यंजन को, स्वर को या फिर वर्ण या अक्षर को?
तो दोस्तों भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या अक्षर को कहते हैं। वर्ण की परिभाषा ही होती है कि वर्ण भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई या मूल ध्वनि है जिसका खंड नहीं किया जा सकता, वर्ण या अक्षर कहलाती है। दोस्तों इसी के साथ यह प्रश्न हमारा समाप्त होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? पहला ऑप्शन दोस्तों दिया गया है 50, दूसरा ऑप्शन 51, तीसरा ऑप्शन 52, तो चौथा ऑप्शन दिया गया है 53। तो हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की कुल संख्या 52 होती है। दोस्तों आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है दोस्तों हमारा अगला प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? पहला ऑप्शन 32, दूसरा ऑप्शन 33, तीसरा ऑप्शन 34 और चौथा ऑप्शन दिया गया है 35। तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या दोस्तों 33 होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या 52 होती है और स्वरों की कुल संख्या 11 होती है और व्यंजनों की कुल संख्या 33 होती है। दोस्तों आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो क्या कह रहा है हमारा दोस्तों अगला प्रश्न, खड़ी पाई वाले व्यंजनों को संयुक्त रूप से कैसे बनाया जाना चाहिए? पहला ऑप्शन विसर्ग लगाकर, दूसरा ऑप्शन खड़ी पाई को हटाकर, तीसरा ऑप्शन 2 खड़ी पाई लगाकर और चौथा ऑप्शन 2 स्वर लगाकर। तो दोस्तों खड़ी पाई वाले व्यंजनों को संयुक्त रूप से खड़ी पाई को हटाकर बनाते हैं। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो क्या कह रहा है दोस्तों हमारा प्रश्न, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? पहला ऑप्शन स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियाँ, स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियाँ, स्वर के साथ आने वाली ध्वनियाँ, या चौथा ऑप्शन दिया गया व्यंजनों के बाद आने वाली ध्वनियाँ। तो दोस्तों स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियों को हम अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार क्या होता है दोस्तों? 2 होते थे, अंग और आ। तो देख रहे हैं आप लोग, आ के बाद ही अंग आ रहा है और आ के बाद ही आहा आ रहा है। तो स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियों को अनुस्वार कहते हैं। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो क्या कह रहा है दोस्तों हमारा अगला प्रश्न, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। पहला ऑप्शन रंग, दूसरा ऑप्शन अक्षर, तीसरा ऑप्शन जाति, चौथा ऑप्शन आकाश। तो दोस्तों वर्ण शब्द का अर्थ आकाश नहीं होता है, वर्ण शब्द का अर्थ और दोस्तों अक्षर भी होता है। लेकिन दोस्तों आकाश जो शब्द है वो वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है या पर्यायवाची नहीं। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न, हिंदी शब्दकोश में अंग और आहा किस वर्ण के साथ आता है? पहला ऑप्शन दिया गया है बड़ा आ, दूसरा ऑप्शन दिया गया है छोटा आ, तीसरा ऑप्शन दिया गया है ओ और चौथा ऑप्शन दिया गया है औ। तो हिंदी शब्दकोश में आप लोगों को दिख रहा है कि अंग और आ किस वर्ण के साथ आता है, ये अंग और आ। तो दोस्तों स्पष्ट दिख रहा है कि आ के साथ आ रहा है हमारा अंग और आ के साथ ही आ रहा है हमारा आ। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा खा सही हो जाएगा, आ के साथ अंग और आ आता है। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो क्या कह रहा है दोस्तों हमारा अगला प्रश्न, अयोगवाह कहा जाता है? ऑप्शन नंबर विसर्ग को, ऑप्शन नंबर महाप्राण को, ऑप्शन नंबर संयुक्त व्यंजन को, ऑप्शन नंबर चौथा दिया गया है अल्प प्राण को। तो दोस्तों अयोगवाह विसर्ग को कहा जाता है। अयोगवाह की संख्या दोस्तों 2 होती है, अंग और आ। ये जो दोस्तों अंग है इसे हम दोस्तों अनुस्वार कहते हैं और जो दोस्तों ये 2 बीचे बिंदियां दी गई हैं इसे दोस्तों हम विसर्ग कहते हैं। तो इसी के साथ ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा। अयोगवाह किसे कहते हैं? तो अयोगवाह विसर्ग को कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो क्या कह रहा है दोस्तों हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? पार्श्विक, दूसरा ऑप्शन उच्छ्रित, तीसरा ऑप्शन प्रकंपित, चौथा ऑप्शन दिया गया है संघर्षशील। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को अंतस व्यंजन पढ़ाए थे। क्या होते थे अंतस व्यंजन? या, रा,
ला और वा। जो दोस्तों ये रा था, इसके दो नाम थे, प्रकंपित और लुंठित। और दोस्तों जो ला था, इसका भी एक नाम था जिसे हम पार्श्व कहते थे। तो इसी के साथ ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा। ला को हम पार्श्विक प्रकार की ध्वनि भी कहते हैं। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो क्या कह रहा है दोस्तों हमारा अगला प्रश्न, अनुनासिक का संबंध होता है। ऑप्शन नंबर ए केवल नाक से, ऑप्शन नंबर बी केवल मुख से, ऑप्शन नंबर सी नाक और मुंह दोनों से, ऑप्शन नंबर घ है इनमें से कोई नहीं। तो मैंने दोस्तों आप लोगों को अनुनासिक या नासिक व्यंजन पढ़ाए थे। कौन कौन से अनुनासिक होते थे? अंघा, या, ड़ा, ना और मा। ये दोस्तों हमारे पंचमाक्षर व्यंजन के नाम से भी जाने जाते थे। जिन व्यंजनों में उच्चारण में नाक और मुंह दोनों की आवश्यकता होती है, वो हमारे दोस्तों अनुनासिक या नासिक व्यंजन कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ग यहाँ पर सही हो जाएगा। अनुनासिक नाक का समझ के मतलब आप केवल नाक का प्रयोग नहीं कर सकते, इसमें मुंह का भी प्रयोग किया जाता है। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न, लुंठित व्यंजन है ला, रा, मा और पा। मैंने आपको पिछले प्रश्न में बताया था कि अंतस व्यंजन 4 होते थे, या, रा, ला, वा। रा को 2 अन्य नाम से भी जानते थे, लुंठित और प्रकंपित। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो क्या कह रहा है दोस्तों हमारा अगला प्रश्न, जो व्यंजन 2 या 2 से अधिक व्यंजनों से मिलकर बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन समूह, व्यंजन गुच्छ, या संयुक्त व्यंजन, या फिर वियुक्त व्यंजन। तो दोस्तों जो 2 या 2 अधिक से व्यंजनों से मिलकर बनते हैं उन्हें हम दोस्तों संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो दोस्तों संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती थी, छ, त्रे, ज्ञा और स्रा। ये दोस्तों हमारे 4 संयुक्त व्यंजन कहलाते थे, जो 2 या 2 से अधिक व्यंजनों से मिलकर बनते होते हैं। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो क्या कह रहा है दोस्तों हमारा अगला प्रश्न, जो बिना किसी अन्य वर्ण का आधार लिए बिना नहीं बोले जा सकते वे होते हैं। तो दोस्तों अयोगवाह, दूसरा ऑप्शन है अनुतन, तीसरा ऑप्शन है अल्पप्राण, चौथा ऑप्शन है महाप्राण। जो बिना किसी अन्य वर्ण का आधार लिए बिना नहीं बोले जा सकते वो दोस्तों हमारे अयोगवाह कहलाते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। तो क्या कह रहा है दोस्तों हमारा अगला प्रश्न, कौन से वर्णों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसमें पहला दिया गया है ऊष्म, दूसरा ऑप्शन दिया गया है अनुस्वार, तीसरा ऑप्शन दिया गया है दोस्तों अंतस्थ, चौथा ऑप्शन दिया गया है दोस्तों अयोगवाह। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि दोस्तों अंतस्थ को एक अन्य नाम से जानते थे जिसे हम अर्धस्वर कहते हैं। वे व्यंजन जो ना ही स्वर है और ना ही व्यंजन है वो हमारे अर्धस्वर कहलाते हैं या फिर अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ग दोस्तों सही हो जाएगा कि कौन से वर्णों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच माना जाता है। तो अंतस्थ व्यंजनों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच माना जाता है। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो क्या कह रहा है दोस्तों हमारा अगला प्रश्न, होठों की स्थिति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन नंबर पहला 3, ऑप्शन नंबर दूसरा दिया गया है 5, ऑप्शन नंबर तीसरा दिया गया है दोस्तों 4, ऑप्शन नंबर चौथा दिया गया है दोस्तों 2। तो होठों की स्थिति के आधार पर स्वर हमारे 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं? पहला होता है हमारा दोस्तों व्रत मुखी, दूसरा होता है दोस्तों आवृत मुखी। तो दोस्तों होठों की स्थिति के आधार पर स्वर हमारे 2 प्रकार के होते हैं, व्रतमुखी और आवृतमुखी। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो क्या कह रहा है दोस्तों हमारा अगला प्रश्न कि जीव की स्थिति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन नंबर पहला 3, दूसरा 5, तीसरा 4,
चौथा दिया गया है 2। तो जीव की स्थिति के आधार पर दोस्तों स्वर हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला दोस्तों अग्रस्वर, दूसरा मध्य स्वर और तीसरा दोस्तों पश्च स्वर। तो जीव की स्थिति के आधार पर स्वर दोस्तों हमारे 3 प्रकार के होते हैं। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो क्या कह रहा है दोस्तों हमारा अगला प्रश्न कि निम्न में से एकारांत शब्द कौन सा है? तो पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है दोस्तों आए, दूसरा ऑप्शन थे, तीसरा ऑप्शन बड़े, चौथा ऑप्शन है। तो दोस्तों इसमें सीधे सीधे दिया गया है जो दोस्तों अ होती है, ये अ की मात्रा होती है। जिस शब्द के अंत में अ की मात्रा दी गई हुई होगी, जिस शब्द के अंत में अ की मात्रा दी गई होगी वो हमारे दोस्तों एकारांत होते हैं। आय में तो अ की मात्रा दी गई, इसमें अ की मात्रा दी गई। उसी प्रकार बड़े में अ की मात्रा दी गई, थे में भी अ की मात्रा, लेकिन है में दोस्तों अ की मात्रा दी गई हुई। इसीलिए ऑप्शन घा सही हो जाएगा कि निम्न में से एकारांत शब्द कौन सा है। तो घा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। उसी प्रकार दोस्तों निम्न में से एकारांत शब्द है। उसी प्रकार मैंने आप लोगों को पहले बताया कि जिसमें अंत में ए आता है, अ की मात्रा आती है, उसे दोस्तों हम एकारांत कहते हैं। उसी प्रकार जिसमें ई की मात्रा अंत में छोटी ई की मात्रा दी गई होगी उसे हम दोस्तों एकारांत कहते हैं। तो ऑप्शन पहला ऑप्शन दिया गया है व्यंजनों, दूसरा ऑप्शन दोस्तों दिया गया है ध्वनि, तीसरा ऑप्शन दिया गया है अपराधनों, चौथा ऑप्शन दिए गए है दोस्तों संभावनाएं। तो किस शब्द के अंत में छोटे ई की मात्रा आ रही है? तो दोस्तों ध्वनि शब्द के अंत में छोटे ई की मात्रा आ रही है। तो इसमें दोस्तों ध्वनि सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो क्या कह रहा है दोस्तों हमारा अगला प्रश्न, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को कहते हैं दोस्तों अघोष या सघोष या अल्पप्राण या दोस्तों महाप्राण। तो हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को दोस्तों हम अघोष व्यंजन कहते हैं। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अच किसे कहते हैं? स्वर को, व्यंजन को, वर्ण को या फिर शब्द को? जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था, तो दोस्तों अच जो है उसे स्वर को अच कहते हैं। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो क्या कह रहा है दोस्तों हमारा अगला प्रश्न, हल किसे कहते हैं? स्वर को, व्यंजन को, वर्ण को या फिर दोस्तों शब्द को? तो हल दोस्तों व्यंजन को हम हल के नाम से भी जानते हैं। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो क्या कह रहा है दोस्तों हमारा अगला प्रश्न, निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? पहला ऑप्शन दिया गया है का खा, दूसरा ऑप्शन दिया गया है या रा, तीसरा ऑप्शन दिया गया है चा जा और चौथा ऑप्शन दिया गया है टा डा। तो मैंने दोस्तों अभी आपको पिछले प्रश्न में बताया था कि कंठ ध्वनियाँ का वर्ग वाली होते हैं, का, खा, गा, घा और अंघा। ये दोस्तों जो 5 ये ध्वनियाँ दी गई हैं यही दोस्तों हमारे कंठ ध्वनियों के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा दोस्तों का सही हो जाएगा। का खा ध्वनि दोस्तों कंठ ध्वनियाँ कहलाती हैं। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो क्या कह रहा है दोस्तों हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन व्यंजन बताइए। पहला ऑप्शन दिया गया है गा और घा, दूसरा ऑप्शन दिया गया है जा और झा, तीसरा ऑप्शन दिया गया है डा और डा, चौथा ऑप्शन दिया गया है पा और फा। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था कि जो दोस्तों टा वर्ग वाले होते हैं वो हमारे मूर्धन व्यंजन होते हैं। टा, ठा, डा, डा और ड़ा, ये दोस्तों हमारे टा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर गा सही हो जाएगा दोस्तों कि निम्न में से मूर्धन व्यंजन बताइए। तो डा और ड़ा हमारे मूर्धन व्यंजन होते हैं। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो क्या कह रहा है दोस्तों हमारा प्रश्न, निम्नलिखित में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? गा और खा,
ऊ और बड़ा ऊ, ए और ए, सा और सा। तो मैंने आप लोगों को बताई थी आगत ध्वनियाँ या नवागत ध्वनियाँ। कौन कौन सी आगत और नवागत ध्वनियाँ होती थी दोस्तों? 5 हमारी आगत और नवागत ध्वनियाँ होती थी, का, खा, गा, जा और फा। नीचे दोस्तों बिंदी जरूर लगी होगी, इसे हम नुक्ता वाले वर्ड के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों किस ऑप्शन के नीचे बिंदी लगी है? तो ऑप्शन नंबर का के नीचे बिंदी लगी हुई है। तो इसी के साथ दोस्तों ऑप्शन का सही हो जाएगा। खा और गा हमारी नवीन विकसित ध्वनियाँ होती हैं। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? पहला ऑप्शन लिखित भाषा, दूसरा ऑप्शन व्याकरण, तीसरा ऑप्शन दोस्तों लिपि, चौथा ऑप्शन दिया गया क्रिया। तो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान हमें व्याकरण से होता है। ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। ऑप्शन नंबर का ऊ, ऑप्शन नंबर खा दिया गया है खा, ऑप्शन नंबर गा दिया गया है रा, ऑप्शन नंबर घा दिया गया है या। तो इसमें से कौन सा वर्ण व्यंजन नहीं है? तो दोस्तों जो हमारा ऊ है इसे दोस्तों हम स्वर कहते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा कि ऊ है जो वर्ण व्यंजन नहीं है। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो क्या कह रहा है दोस्तों हमारा अगला प्रश्न? निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है? पा, बा, मा और टा। मैंने आप लोगों को दोस्तों पा वर्ग बताया था कि कौन सी ओष्ठ ध्वनियाँ होती हैं। पा, फा, बा, भा और मा। ये जो दोस्तों 5 व्यंजन दिए गए हैं ये दोस्तों ओष्ठ ध्वनि कहलाती हैं। तो पा भी हमारी ओष्ठ ध्वनि होती है, माँ भी हमारी ओष्ठ ध्वनि होती है और दोस्तों बा भी हमारी ओष्ठ ध्वनि होती है, लेकिन ता हमारी ओष्ठ ध्वनि नहीं होती है। ये दोस्तों हमारी दंत व्यंजन कहलाते हैं। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो क्या कह रहा है दोस्तों हमारा अगला प्रश्न? निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन नंबर सा, या, गा और फिर जा। तो मैंने आप लोगों को पिछले प्रश्न में बताए थे कि अनुनासिक और नासिक ध्वनियाँ जो हमारी 5 होती थी, अंघा, इया, ड़ा, ना और मा। ये दोस्तों जो हमारी 5 ध्वनियाँ होती हैं ये हमारी अनुनासिक या नासिक ध्वनियाँ कहलाती हैं, जिन्हें हम पंचमाक्षर के नाम से भी जानते हैं। तो इसी के साथ ऑप्शन नंबर खा सही हो जाएगा। इया हमारी नासिक व्यंजन होता है। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो क्या कह रहा है दोस्तों हमारा अगला प्रश्न? ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं? पहला ऑप्शन दिया गया है नासिक, दूसरा ऑप्शन दिया गया है मूर्धन, तीसरा ऑप्शन दिया गया है ओष्ठ, चौथा ऑप्शन दिया गया है कंठ तालव। तो दोस्तों ए और ए वर्ण हमारे कंठ तालव व्यंजन कहलाते हैं। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो क्या कह रहा है दोस्तों हमारा प्रश्न? निम्नलिखित में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है? पहला ऑप्शन दिया गया है ली, दूसरा ऑप्शन दिया गया है क्री, तीसरा ऑप्शन दिया गया है श्री, चौथा ऑप्शन दिया गया है डा। तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा गा। आपने हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या 52 होती है। जो 52 के अलावा और भी कोई भी वर्ण दिया गया होगा वो हमारी हिंदी वर्णमाला की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया होगा। दोस्तों श्री हमारी 52 अक्षरों में नहीं आता है, इसीलिए ऑप्शन गा सही हो जाएगा। श्री का स्थान हिंदी की मानक वर्णमाला में नहीं दिया गया है। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो क्या कह रहा है प्रश्न? शब्दों के किस शब्द में द्वित व्यंजन है? तो पुनः, इलाहाबाद, दिल्ली और उत्साह। तो दोस्तों इसमें हमारा गा सही हो जाएगा। दिल्ली में द्वित व्यंजन है। क्यों है द्वित व्यंजन? क्योंकि दोस्तों इसमें 2 ला आ रहा है, एक आधा ला आ रहा है और एक पूरा ला आ रहा है। जिस शब्द में 2 बार जिस शब्द में एक व्यंजन 2 बार आए उसे हम द्वित व्यंजन कहते हैं। तो इसी के साथ ग ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो क्या कह रहा है?
सा हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? प्रकंपी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन, स्पर्श व्यंजन या ऊष्म संघर्षी व्यंजन? तो दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो ऊष्म संघर्षी व्यंजन होते हैं वो हमारे 4 होते हैं, सा और हा। आप उच्चारण करके भी देख सकते हैं, सा और हा। इनके उच्चारण में एक गर्म भाप या ऊष्मा सी निकल रही है, इसीलिए दोस्तों हमारे सा और हा ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो क्या कह रहा है दोस्तों हमारा अगला प्रश्न, छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? मूल स्वर, घोष स्वर, संयुक्त वर्ण या फिर दोस्तों तालब? तो छा ध्वनि दोस्तों हमारी संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। मैंने आप लोगों को संयुक्त वर्ण पढ़ाए थे जो कि 4 होते हैं, छा, त्रे, ज्ञा और स्रा। वे ध्वनियाँ जो अन्य ध्वनियों की सहायता से बोली जाती हैं वे हमारी संयुक्त वर्ण कहलाती हैं। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो क्या कह रहा है दोस्तों हमारा अगला प्रश्न, हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? का के बाद, छा के बाद, त्रा के बाद या फिर ज्ञा के बाद? तो मैंने आप लोगों को दोस्तों बताया था जो छा है ये संयुक्त व्यंजन है जो 2 शब्दों से मिलकर बना है, आधा का प्लस सा। तो दोस्तों स्पष्ट हो रहा है कि हमारा का वर्ण के बाद छा का क्रम आता है, तो ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा दोस्तों। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो क्या कह रहा है, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? मूर्धा, कंठ, तालु और दंत? तो दोस्तों हमारे कंठ व्यंजन होते थे जो का वर्ग वाले होते थे, का, खा, गा, घा और अंघा। ये दोस्तों हमारे कंठ व्यंजन कहलाते थे। तो घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो कंठ व्यंजन घा का उच्चारण स्थान होता है। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है दोस्तों हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है ड़ा, दूसरा दिया गया है ज्ञा, तीसरा दिया गया है अंघा, चौथा ऑप्शन दिया गया है का। तो दोस्तों संयुक्त व्यंजन मैंने अभी आप लोगों को बताए थे पिछले फिल्म, जो कि संख्या 4 होती है, छा, त्रे, ज्ञा और स्रा। इसी के साथ दोस्तों ऑप्शन खा सही हो जाएगा, ज्ञा हमारा संयुक्त व्यंजन होता है। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो क्या कह रहा है दोस्तों प्रश्न, कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? ता, ना, दा और टा। मैंने आप लोगों को बताए थे जो दंत व्यंजन होते हैं वो ता वर्ग वाले होते थे, ता, था, दा, धा और ना। ये जो हमारे 5 व्यंजन होते हैं इसी को हम दोस्तों दंत व्यंजन कहलाते हैं। तो कौन सा नहीं दिया गया है इसमें दोस्तों? टा नहीं दिया गया है, ऑप्शन नंबर घा सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो क्या कह रहा है दोस्तों हमारा अगला प्रश्न, छा वर्ण किसके योग से बनता है? आधा का प्लस सा, आधा का प्लस सा, आधा का प्लस चा, आधा का प्लस स्रा। तो दोस्तों हमारा छा वर्ण होता है वो आधा का प्लस सा के मिलने से बनता है, षटकोण वाला सा। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो क्या कह रहा है दोस्तों हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग का नहीं है? ठा, डा, ड़ा और घा। तो जो घा दोस्तों दिया गया है ये हमारा का वर्ग के अंतर्गत आता है, जो कि टा वर्ग नहीं है। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो क्या कह रहा है दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? पहला ऑप्शन छोटा, दूसरा ऑप्शन बड़ा, तीसरा ऑप्शन ई, चौथा ऑप्शन दिया गया है बड़ी ई। तो दोस्तों खा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जो बड़ा आ दिया गया है ये दोस्तों हमारे पश्च स्वर कहलाते हैं। जो छोटा आ है ये हमारे दोस्तों मध्य स्वर होता है, और जो छोटी और बड़ी ई दी गई हुई है ये दोस्तों हमारे अग्र स्वर कहलाते हैं। अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। जीभा के आधार पर दोस्तों स्वरों को 3 भागों में विभाजित किया जाता था, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर।
स्वर। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो क्या कह रहा है दोस्तों प्रश्न, विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? अर्धा, निष्प्रह, द्वित और थोड़ा सा। तो इसमें दोस्तों स्पष्ट दिख रहा है, जिसमें दो बिंदी लगी होती हैं वो दोस्तों हमारे स्पर्श व्यंजन विसर्ग, जिसे हम विसर्ग कहते हैं। तो इस पर निष्प्रह में दो बिंदियां लगी हुई हैं, इसे ही दोस्तों हम विसर्ग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर खा सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो क्या कह रहा है दोस्तों हमारा अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है? ए, ला, का और ली। तो दोस्तों जो ए दिया गया है ये हमारा वर्ण स्वर कहलाता है। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो क्या कह रहा है दोस्तों हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अंतस व्यंजन कौन सा है? डा, या, सा या फिर टा। तो मैंने आप लोगों को पिछले प्रश्नों में बताया था अंतस व्यंजन जो कि 4 होते थे, या, रा, ला, वा, जिन्हें हम अर्ध स्वर के नाम से भी जानते हैं। तो कौन सा दिया गया है दोस्तों? यह हमारा खा नंबर में दिया गया है, तो यह सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है, इनमें से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है? दंत, मूर्धा, कंठ या फिर कंठ ओष्ठ। तो मैंने दोस्तों पिछले वीडियो में आपको बताया था जो कंठ ओष्ठ व्यंजन होते हैं ये 2 होते हैं, ओ और औ। इसी के साथ दोस्तों ऑप्शन नंबर घ यहाँ पर सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न, चा और छा वर्ण का उच्चारण स्थल कौन सा है? ऑप्शन नंबर तालु, ऑप्शन नंबर बी मूर्धा, ऑप्शन नंबर तीसरा दिया गया है ओष्ठ, ऑप्शन नंबर चौथा दिया गया है कंठ। तो दोस्तों चा और छा वर्ण का उच्चारण स्थल तालु व्यंजन से होता है। जो का वर्ग होते हैं वो हमारे दोस्तों मूर्धन व्यंजन होते हैं, वो हमारे दोस्तों कंठ व्यंजन होते हैं। और जो चा वर्ग होते हैं वो तालु व्यंजन, और जो टा वर्ग होते हैं वो हमारे दोस्तों मूर्धा व्यंजन होते हैं, और जो पा वर्ग होते हैं वो दोस्तों हमारे ओष्ठ व्यंजन कहलाते हैं। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है दोस्तों हमारा अगला प्रश्न, का, गा, जा, फा ध्वनियाँ किसकी हैं? संस्कृत की, अरबी या फारसी की, अंग्रेजी की या दक्षिणी भाषाओं की। तो दोस्तों ये का, गा और जा, फा दिए गए हैं, इन्हें दोस्तों हम आगत वर्ण या नवागत ध्वनियों के नाम से जानते हैं। वे ध्वनियाँ जो बाहर और विदेशों की हैं, जो मुख्यतः अरबी और फारसी की हैं, जो हिंदी में आई हैं और हिंदी में इन ध्वनियों को ग्रहण कर लिया है, वो दोस्तों हमारी आगत वर्ण या नवागत ध्वनियाँ कहलाती हैं। तो का, गा, जा, फा ध्वनियाँ अरबी और फारसी की हैं। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है दोस्तों अगला प्रश्न, तालव्य व्यंजन है? दा, टा, डा, डा, चा, छा, जा, झा, ता, था, दा, धा, मा, फा, जा, भा। तो तालव्य व्यंजन दोस्तों हमारे चा वर्ग वाले होते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें खास सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। किस शब्द में ऋषि स्वर नहीं है? कृपा, कृष्णा, दृष्टि या फिर आज। तो दोस्तों स्पष्ट दिख रहा है घा जो आज दिया गया है इसमें ऋषि स्वर नहीं दिया गया है। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो क्या कह रहा है दोस्तों हमारा अगला प्रश्न, स्वर ध्वनि के प्रकार हैं? दीर्घ, प्लुत, ह्रस्व या उपर्युक्त तीनों। तो मैंने आप लोगों को दोस्तों स्वर ध्वनियों के बारे में बताया था। ध्वनि को 4 भागों में विभाजित करते थे, उच्चारण काल के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, जात के आधार पर और उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण काल के आधार पर ध्वनि 3 भागों में विभाजित किया जाता था, दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर और प्लुत स्वर। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा घा सही हो जाएगा, उपर्युक्त तीनों। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है अगला प्रश्न, निम्न में अर्ध स्वर कहलाता है? या, पा, छा या फिर त्रा। तो मैंने आप लोगों को बताया था जो अंतस व्यंजन होते हैं उन्हें ही दोस्तों अर्ध स्वर कहते हैं, जो कि 4 होते हैं, या,
रा ला वा। तो ऑप्शन नंबर का यहाँ पर सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो क्या कह रहा है दोस्तों अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? का, चा, टा और या। तो दोस्तों हमारा जो या है वो स्पर्श व्यंजन नहीं है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या मुख्यतः दोस्तों 25 मानी जाती थी। कौन से होते थे? का वर्ग वाले, चा वर्ग वाले, टा वर्ग वाले, ता वर्ग वाले और पा वर्ग वाले। जो दोस्तों या, रा, ला, वा होते हैं, ये दोस्तों हमारे अंतस्थ व्यंजन या अर्ध स्वर कहलाते हैं। तो आइए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है अगला प्रश्न, हिंदी में सा ध्वनि है? मूर्धन, दंत, तालब या फिर ओष्ठ। तो हिंदी में सा ध्वनि दोस्तों तालब होती है। तालब ध्वनियाँ वे होती हैं, चा वर्ग वाले तो होंगे ही, चा, छा, जा, झा और इया। इसके अलावा दोस्तों सा और या और छोटी ई और बड़ी ई का भी उच्चारण स्थल तालव्य व्यंजन कहलाते हैं दोस्तों। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है दोस्तों प्रश्न, टा वर्ग किस प्रकार का व्यंजन है? कंठ, तालब, मूर्धा या फिर दंत। तो टा वर्ग दोस्तों मूर्धन व्यंजन कहलाते हैं। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? छा, त्र, सा और स्रा। तो मैंने आप लोगों को बताया था संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है, छा, त्र, ज्ञा और स्रा। तो कौन सा ऑप्शन इसमें से नहीं दिया गया है? सा नहीं दिया गया है। तो सा दोस्तों संयुक्त व्यंजन नहीं होता। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो क्या कह रहा है दोस्तों हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतस्थ नहीं है? ऑप्शन नंबर या, रा, हा और वा। तो मैंने आप लोगों को अंतस्थ व्यंजन या अर्ध स्वर के बारे में बताया था, जो कि 4 होते हैं, या, रा, ला और वा। तो इसमें से कौन सा नहीं दिया गया है? हा नहीं दिया गया है। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत है? बड़ा आ, औ, ई और ए। तो दोस्तों ई जो होता है हमारा स्वर संवृत व्यंजन कहलाता है। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सी दंतोष्ठ है? था, पा, मा और वा। तो दोस्तों हमारी वा ध्वनि होती है, ये सिर्फ दंतोष्ठ व्यंजन होती है। जिन वर्णों के उच्चारण में दंत और ओष्ठ की दोनों की आवश्यकता होती है वो हमारी दंतोष्ठ व्यंजन कहलाती है, जो कि सिर्फ और सिर्फ वा होती है दोस्तों। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो क्या कह रहा है दोस्तों हमारा अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? या, रा, ला और वा। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था जो ला है इसे हम पार्श्विक व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। और रा को दोस्तों 2 अन्य नाम से जानते थे, लुंठित और प्रकंपित। और जो या और रा, ला, वा होते हैं इन्हें हम दोस्तों अंतस्थ व्यंजन या अर्ध स्वर के नाम से भी जानते हैं। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो क्या कह रहा है दोस्तों हमारा अगला प्रश्न, भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ किस प्रकार का स्वर है? पश्च विवृत, अग्र संवृत, अग्र विवृत या पश्च संयुक्त। तो दोस्तों पश्च संयुक्त व्यंजन हमारा उ शब्द होता है। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है दोस्तों अगला प्रश्न, ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बनता है? जा प्लस इया, आधा जा प्लस इया, जा प्लस धा और आधा जा प्लस या। जो दोस्तों हमारा ज्ञा होता है ये दोस्तों हमारे संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते थे? छा, त्रे, ज्ञा और स्रा। जो छा होता था दोस्तों आधा का प्लस सा के मिलने से बनता था। त्रा है दोस्तों आधा ता प्लस रा के मिलने से त्रा बनता है।
उसी प्रकार जो ज्ञा है दोस्तों आधा जा प्लस इया के मिलने से बनता है, और आश्रा आधा सा प्लस रा के मिलने से सरा बनता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें दोस्तों खा सही हो जाएगा, आधा जा प्लस इया के मिलने से ज्ञा बनता है। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो वर्णमाला में संयुक्त स्वर कौन से हैं? आ और बड़ा आ, छोटी बड़ी, ए और औ, जा और झा। तो दोस्तों जिस प्रकार से संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है, उसी प्रकार दोस्तों संयुक्त स्वर की संख्या भी 4 होती थी। कौन से होते थे हमारे? ए, ओ और औ। जिन स्वरों के उच्चारण में अन्य स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है वो हमारे दोस्तों संयुक्त स्वर कहलाते हैं। ए दोस्तों छोटा आ प्लस ई के मिलने से बनता है, ए दोस्तों छोटा आ प्लस ए के मिलने से ए बनता है, और ओ दोस्तों छोटा आ प्लस ऊ के मिलने से ओ बनता है, और ओ दोस्तों छोटा आ प्लस ओ के मिलने से ओ बनता है। तो इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर गा सही हो जाएगा, ए और ओ हमारे संयुक्त स्वर कहलाते हैं। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो स्पर्श संघर्षी कौन से हैं? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग और पा वर्ग। तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन हमारे जो चा वर्ग वाले होते हैं वो हमारे स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जिन स्वरों के बोलने में कम समय लगता है वे होते हैं दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, ह्रस्व स्वर या फिर दोस्तों संघर्षी स्वर। मैंने आप लोगों को उच्चारण काल के आधार पर स्वर 3 प्रकार से विभाजित किया था। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में बोलने में बहुत कम समय लगता था वो दोस्तों हमारे ह्रस्व स्वर कहलाते थे। छोटा, छोटी, छोटा और ऋषि। वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा थोड़ा अधिक समय लगता था वो दीर्घ स्वर कहलाते थे, और वे स्वर जो दीर्घ स्वर की अपेक्षा और ज़्यादा समय लगाते थे वो हमारे दोस्तों प्लुत स्वर कहलाते थे। तो ऑप्शन नंबर गा ऐसा ही हो जाएगा कि जिन स्वरों के बोलने में कम समय लगता है वे दोस्तों हमारे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। आप उच्चारण करके भी देख सकते हैं, आ, ई, ऊ और ऋषि। इन स्वरों के उच्चारण में दोस्तों बहुत ही कम समय लग रहा है। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है दोस्तों हमारा अगला प्रश्न? अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? वर्ग का प्रथमाक्षर, वर्ग का तृतीयाक्षर, वर्ग का चतुर्थाक्षर और वर्ग के पंचमाक्षर। जो दोस्तों हमारे अनुनासिक व्यंजन होते थे वो हमारी संख्या 5 होती थी। कौन कौन सी दोस्तों अनुनासिक? अंघा, इया, ड़ा, ना और माँ। ये दोस्तों हमारे जो 5 होते थे ये अनुनासिक या नासिक व्यंजन कहलाते थे। का, खा, गा, घा और अंघा। तो दोस्तों प्रत्येक वर्ग का जो 5वां अक्षर है वो हमारा अनुनासिक या नासिक व्यंजन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर घा सही हो जाएगा। वर्ग के पंचमाक्षर व्यंजन अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो हिंदी वर्णमाला में स्रा वर्ण किसके योग से बनता है? सा प्लस रा, आधा सा प्लस रा, या सा प्लस रा, या सा आधा सा प्लस रा। मैंने आप लोगों को पिछले प्रश्न बताया था कि आधा सा प्लस रा मिलने से स्रा बनता है। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो हिंदी वर्णमाला में त्रा वर्ण किसके योग से बनता है? ता प्लस रा, ता प्लस आ, आधा ता प्लस रा, तो आधा ता प्लस आ। तो जो त्रा वर्ण है आधा ता प्लस रा के मिलने से बनता है, जो कि मैंने पिछले प्रश्न में आपको बताया था कि संयुक्त व्यंजन हमारे 4 होते थे, छ, त्रिक, ज्ञा और स्रा। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है दोस्तों हमारा अगला प्रश्न? ह्रस्व स्वर की कुल संख्या कितनी होती है? 3, 4, 5 या फिर दोस्तों 2। मैंने आप लोगों को बताया था ह्रस्व स्वर की कुल संख्या 4 होती है। छोटा, छोटी, छोटा ऊ और ऋषि। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है वो दोस्तों हमारे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, जिनकी संख्या दोस्तों 4 होती है। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर।
तो दोस्तों क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न कि दीर्घ स्वर की कुल संख्या कितनी होती है। पहला ऑप्शन 5, दूसरा ऑप्शन 6, तीसरा ऑप्शन 7 और चौथा ऑप्शन दिया गया है 8। तो दोस्तों दीर्घ स्वर की कुल संख्या 7 होती है। कौन कौन से होते हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और ए, ओ और दोस्तों औ। ये जो 7 हैं हमारे, ये दोस्तों दीर्घ स्वर कहलाते हैं। तो दीर्घ स्वर की कुल संख्या 7 होती है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो क्या कह रहा है दोस्तों हमारा अगला प्रश्न, संयुक्त स्वर कितने प्रकार के होते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है दोस्तों 2, दूसरा ऑप्शन दिया गया है दोस्तों 3, तीसरा ऑप्शन दिया गया है दोस्तों 4 और चौथा ऑप्शन दिया गया है दोस्तों 5। तो संयुक्त स्वर की कुल संख्या दोस्तों 4 होती है। जिस प्रकार हमारे संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है, उसी प्रकार दोस्तों संयुक्त स्वर की संख्या भी 4 होती है। कौन कौन से संयुक्त स्वर होते हैं दोस्तों? ए, ओ और दोस्तों औ। ये हमारे दोस्तों संयुक्त स्वर होते हैं। वे स्वर जो दो भिन्न भिन्न स्वरों के संयोग से निर्मित होते हैं, वो दोस्तों हमारे संयुक्त स्वर कहलाते हैं। जैसे ए है, आ प्लस ई के मिलने से ए बनता है। उसी प्रकार से आ प्लस ए के मिलने से ए बनता है। उसी प्रकार से ओ, आ प्लस ऊ के मिलने से ओ बनता है। उसी प्रकार दोस्तों औ, आ प्लस ओ के मिलने से औ बनता है। तो दोस्तों संयुक्त स्वर की कुल संख्या 4 होती है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो क्या कह रहा है दोस्तों हमारा अगला प्रश्न, किसी स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया दोस्तों ध्वनि, दूसरा ऑप्शन दिया गया दोस्तों मात्रा, तीसरा ऑप्शन दिया गया दोस्तों लघु और चौथा ऑप्शन दिया गया दोस्तों योग। तो किसी स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को दोस्तों हम मात्रा कहते हैं। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्लुत स्वर के उच्चारण में कितने गुना समय लगता है। पहला ऑप्शन दिया गया दोस्तों 2 गुना, दूसरा ऑप्शन दिया गया दोस्तों 3 गुना, तीसरा ऑप्शन दिया गया है दोस्तों 4 गुना और चौथा ऑप्शन दिया गया है दोस्तों 5 गुना। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि प्लुत स्वर के उच्चारण में दोस्तों 3 गुना समय लगता है। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो क्या कह रहा है दोस्तों हमारा अगला प्रश्न, उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है 1, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 2, तीसरा ऑप्शन दिया गया है दोस्तों 3 और चौथा ऑप्शन दिया गया है दोस्तों 4। तो दोस्तों उत्पत्ति के आधार पर स्वर जो हमारे 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 2 होते थे दोस्तों? एक होता था दोस्तों मूल स्वर और दूसरा होता था दोस्तों संधि स्वर। ये दोस्तों हमारे 2 स्वर होते थे। उत्पत्ति के आधार पर स्वरों को 2 भागों में विभाजित किया जाता था। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो क्या कह रहा है दोस्तों हमारा अगला प्रश्न कि जाति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है 1, दूसरा ऑप्शन दिया गया है दोस्तों 2, तीसरा ऑप्शन दिया गया है दोस्तों 3 और चौथा ऑप्शन दिया गया है दोस्तों 4। तो जाति के आधार पर भी स्वर हमारे 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सजातीय स्वर और विजातीय स्वर। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो क्या कह रहा है दोस्तों हमारा अगला प्रश्न, व्रतमुखी स्वर कितने प्रकार के होते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया दोस्तों 1, दूसरा ऑप्शन दिया गया दोस्तों 2, तीसरा ऑप्शन दिया गया दोस्तों 3 और चौथा ऑप्शन दिया गया दोस्तों 4। तो हमारे व्रतमुखी स्वर 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से व्रतमुखी दोस्तों 4 होते हैं? ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख का स्थान ओष्ठ के स्थान गोलाकार होता है, वो हमारे दोस्तों व्रतमुखी स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या दोस्तों 4 होती है, ऊ, ओ और औ। आप उच्चारण करके भी देख सकते हैं। इन स्वरों के उच्चारण में जो ओंठ हैं वे वृत्ताकार बन रहे हैं। इसी प्रकार दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो क्या कह रहा है दोस्तों हमारा अगला प्रश्न, आवृतमुखी स्वर कितने प्रकार के होते हैं।
पहला ऑप्शन दिया गया दोस्तों 5, दूसरा ऑप्शन दिया गया दोस्तों 6, तीसरा ऑप्शन दिया गया दोस्तों 7 और चौथा ऑप्शन दिया गया दोस्तों 8। तो वो स्वर जिनके उच्चारण में ओंठ की स्थिति गोलाकार नहीं होती है वो हमारे आवर्तमुखी स्वर कहलाते हैं दोस्तों। इनकी संख्या 7 होती है। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो क्या कह रहा है दोस्तों हमारा अगला प्रश्न, स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? पहला ऑप्शन दिया गया दोस्तों 25, दूसरा ऑप्शन दिया गया दोस्तों 26, तीसरा ऑप्शन दिया गया दोस्तों 27 और चौथा ऑप्शन दिया गया दोस्तों 28। तो स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या दोस्तों 25 होती है। वे व्यंजन जिनके उच्चारण में मुख का कोई ना कोई भाग जीभ के किसी ना किसी भाग से स्पर्श करता है वो हमारे दोस्तों स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क्योंकि इनकी संख्या 25 होती है, क्योंकि ये 5 का वर्ग है दोस्तों, इसीलिए इसे दोस्तों वर्गीय व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न, अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? पहला ऑप्शन दिया गया है दोस्तों 1, दूसरा ऑप्शन दिया गया है दोस्तों 2, तीसरा ऑप्शन दिया गया है दोस्तों 3 और चौथा ऑप्शन दिया गया है दोस्तों 4। तो दोस्तों अंतस्थ व्यंजन की कुल संख्या 4 होती है। कौन कौन से होते थे दोस्तों हमारे अंतस्थ व्यंजन? या, रा, ला और दोस्तों वा। इन्हें हम एक अन्य नाम से भी जानते थे जिन्हें हम दोस्तों अर्ध स्वर कहते थे। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो क्या कह रहा है दोस्तों हमारा अगला प्रश्न, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन की संख्या कितनी होती है? पहला ऑप्शन दिया गया दोस्तों 2, दूसरा ऑप्शन दिया गया दोस्तों 3, तीसरा ऑप्शन दिया गया दोस्तों 4 और चौथा ऑप्शन दिया गया है दोस्तों 5। तो दोस्तों ऊष्म या संघर्षी व्यंजन की संख्या 4 होती है। कौन कौन से हमारे ऊष्म और संघर्षी व्यंजन होते हैं? सा, सा और सा और एक और आ जाता है दोस्तों हा। ये जो हमारे 4 व्यंजन हैं इन्हें हम ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। आप हा के उच्चारण भी कर सकते हैं, सा, सा और हा। इनके उच्चारण में दोस्तों एक गर्म सी भाप या ऊष्मा सी निकल रही है, इसीलिए हम इसे दोस्तों ऊष्म या संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो क्या कह रहा है दोस्तों हमारा अगला प्रश्न, संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? पहला दिया गया दोस्तों 1, दूसरा दिया गया दोस्तों 2, तीसरा दिया गया दोस्तों 3 और चौथा दिया गया वो दोस्तों 4। तो दोस्तों संयुक्त व्यंजन की कुल संख्या 4 होती है। तो कौन कौन से हमारे दोस्तों संयुक्त व्यंजन होते हैं? छा, त्रे, ज्ञा और स्रा। ये दोस्तों हमारे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। वे व्यंजन जो अन्य व्यंजनों की सहायता से बोले जाते हैं वो दोस्तों हमारे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे छा है, आधे का प्लस सा से मिलने से छा बनता है। उसी प्रकार जो तो त्रा है, आधा ता प्लस रा के मिलने से बनता है। उसी प्रकार जो ज्ञा है, आधा जा प्लस इया के मिलने से बनता है। उसी प्रकार जो स्रा है, आधा सा प्लस रा के मिलने से बनता है। वही दोस्तों हमारे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो क्या कह रहा है दोस्तों हमारा अगला प्रश्न, द्वैत व्यंजन किस व्यंजन को कहते हैं? पहला ऑप्शन दिया गया दोस्तों उच्चरित, दूसरा ऑप्शन दिया गया दोस्तों द्विगुण, तीसरा ऑप्शन दिया गया दोस्तों उच्चित और चौथा ऑप्शन दिया गया दोस्तों उपयुक्त तीनों। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, चाहे आप द्वैत व्यंजन कहें, चाहे आप उच्चरित व्यंजन कहें, चाहे आप द्विगुण व्यंजन कहें, दोनों तीनों दोस्तों चारों एक ही नाम होते हैं, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा घा, उपयुक्त तीनों। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो क्या कह रहा है दोस्तों हमारा अगला प्रश्न, द्वैत व्यंजन की कुल संख्या कितनी होती है? पहला ऑप्शन दिया गया दोस्तों 1, दूसरा ऑप्शन दिया गया दोस्तों 2, तीसरा ऑप्शन दिया गया दोस्तों 3 और चौथा ऑप्शन दिया गया दोस्तों 4। तो द्वैत व्यंजन की कुल संख्या 2 होती है। कौन कौन से होते थे? दो हमारे दोस्तों, एक डा नीचे ये नुक्ता का निशान जो लगेगा और एक ये हमारे दोस्तों द्वैत व्यंजन कहलाते हैं। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो क्या कह रहा है दोस्तों हमारा अगला प्रश्न,
अयोग वाहक की संख्या कितनी होती है? पहला ऑप्शन दिया गया है दोस्तों 1, दूसरा ऑप्शन दिया गया है दोस्तों 2, तीसरा ऑप्शन दिया गया है दोस्तों 3 और चौथा ऑप्शन दिया गया है दोस्तों 4। तो अयोग वाहक की संख्या दोस्तों 2 होती है। चाहे आप इसे अयोग वाहक कहें, चाहे आप इसे अनुस्वार कहें, चाहे आप इसे विसर्ग कहें, बात दोस्तों एक ही होती है। अंग और आ, ये हमारे दो जो हैं ये अयोग वाहक कहलाते हैं। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो क्या कह रहा है हमारा दोस्तों अगला प्रश्न, घोषत्व या स्वतंत्री के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों पहला ऑप्शन दिया गया है 1, दूसरा ऑप्शन दिया गया है दोस्तों 2, तीसरा ऑप्शन दिया गया है दोस्तों 3 और चौथा ऑप्शन दिया गया है दोस्तों 4। तो घोषत्व या स्वतंत्री के आधार पर व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते थे दोस्तों? अघोष या घोष, ये 2 व्यंजन होते हैं हमारे घोषत्व के आधार पर। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो क्या कह रहा है दोस्तों हमारा अगला प्रश्न, सघोष या घोष व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? पहला ऑप्शन दिया गया है दोस्तों 30, दूसरा ऑप्शन दिया गया है दोस्तों 31 और तीसरा ऑप्शन दिया गया है दोस्तों 32 और चौथा ऑप्शन दिया गया है दोस्तों 33। तो घोष या सघोष व्यंजन हमारे 31 होते हैं। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो क्या कह रहा है दोस्तों हमारा अगला प्रश्न, अघोष व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? पहला ऑप्शन दिया गया है दोस्तों 12, दूसरा ऑप्शन दिया गया है दोस्तों 13 और तीसरा ऑप्शन दिया गया है दोस्तों 14 और चौथा ऑप्शन दिया गया है दोस्तों 15। जिस प्रकार घोष व्यंजन की कुल संख्या 31 होती है, चूंकि यह घोष का उल्टा है इसे अघोष व्यंजन कहते हैं, उसी प्रकार 31 का उल्टा 13 होता है दोस्तों। तो अघोष व्यंजन की कुल संख्या 13 होती है। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो क्या कह रहा है दोस्तों हमारा अगला प्रश्न, प्राणत्व के आधार पर व्यंजन को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? पहला ऑप्शन दिया गया है दोस्तों 1, दूसरा ऑप्शन दिया गया है दोस्तों 2, तीसरा ऑप्शन दिया गया है दोस्तों 3 और चौथा ऑप्शन दिया गया है दोस्तों 4। तो प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों को दोस्तों 2 भागों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से दोस्तों? पहले नंबर पे आता है अल्प प्राण और दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों महाप्राण। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो क्या कह रहा है दोस्तों हमारा अगला प्रश्न, अल्प प्राण व्यंजन की संख्या कितनी होती है? पहला ऑप्शन दिया गया है दोस्तों 30, दूसरा ऑप्शन दिया गया है दोस्तों 31, तीसरा ऑप्शन दिया गया है दोस्तों 32 और चौथा ऑप्शन दिया गया है दोस्तों 33। तो दोस्तों अल्प प्राण व्यंजन की कुल संख्या 30 होती है। वे व्यंजन जिनके उच्चारण में बहुत कम हवा बाहर निकलती है वो दोस्तों हमारे अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर और अंतिम प्रश्न की ओर। तो क्या कह रहा है हमारा अंतिम प्रश्न, महाप्राण व्यंजन की संख्या कितनी होती है? पहला ऑप्शन दिया गया है दोस्तों 13, दूसरा ऑप्शन दिया गया है दोस्तों 14, तीसरा ऑप्शन दिया गया है दोस्तों 15 और चौथा ऑप्शन दिया गया है दोस्तों 16। तो वे व्यंजन जिनके उच्चारण में बहुत अधिक हवा बाहर निकलती है वो हमारे महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। दोस्तों इनकी संख्या 15 होती है। इसी के साथ हमारे वर्णमाला के 100 प्रश्न समाप्त होते हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे किसी नए अध्याय के साथ, तब के लिए दोस्तों जय